नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह कि झारखंड से लेकर के संसद तक संग्राम मचा हुआ है। कैसे निकलेगा इसका समाधान? संसद, हाँ, अब संसद का 13 तारीख तक चलनी है। आज 12 तारीख हो गई है। कल एक दिन आखिरी बचा है। पिछले 3 हफ्ते खराब हो गए, ये हफ्ता भी करीब करीब पूरा खराब हो गया। 4 दिन हो गए हैं, कल 5वां दिन है। अब सवाल ये है कि इसका समाधान कैसे निकलेगा। दोनों तरफ मामला फंसा हुआ है। अगर सरकार थोड़ा झुकने की कोशिश करती है तो विपक्ष थोड़ा अड़ जाता है। हम कह सकते हैं कि सरकार आगे बढ़ती है तो ये अड़ जाते हैं। वह यूँ कि अब अमित शाह कह रहे हैं कि हम हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं, आप आइए। उन्होंने अभी तक तो किरण रिजिजू जी कह रहे थे, बाकी दूसरे मंत्री लगाए गए थे, लेकिन अब तो स्वयं गृह मंत्री ने आकर के कह दिया कि भाई हम बात करने के लिए तैयार हैं, आप लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप जिस पर चाहिए उस पर चर्चा कर लीजिए। राहुल गांधी ने उसमें पेच फंसा दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि ये जो लाठीचार्ज हुआ है, गोली चली है, उसका आदेश किसने दिया? अगर कि अमित शाह जी ने आदेश दिया तो वो इस्तीफा दें। अगर कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, अगर कि उन्होंने गोली कांड का आदेश नहीं दिया तो भी इस्तीफा दें। ये उनकी कमजोरी है। तो मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी। अब सीधा सीधा ये कहा जाए तो वो इस्तीफा ही मांगने लगे हैं। हालांकि अभी सीधे इस्तीफा नहीं मांगा है, इफ एंड बट लगा रहे हैं, लेकिन जो ध्वनि निकल रही है वो ध्वनि यही है कि अब उन्होंने एक कदम आगे और बढ़ा दिया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी माफ़ी मांगने की भी बात की जा रही है। तो मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच सरकार अपने काम करा लिया है। FCRA बिल को लेकर के भी मामला फंसा हुआ था। विपक्ष कह रहा था इस बिल को वापस लीजिए क्योंकि ये अच्छा नहीं है। जो चैरिटी के काम हो रहे हैं वो चैरिटी के काम रुक जाएंगे और सरकार हर चीज़ पर नियंत्रण करना चाहती है। तो वहीं सरकार ने जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं उनके कहने पर, चूँकि हमारे यहाँ देश में 3 राज्य ऐसे हैं, हम आपको बताते चलें कि जहाँ पर क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है। चाहे हम केरल की बात करें, मिजोरम की बात करें, नागालैंड की बात करें। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री से बात की, नागालैंड के मुख्यमंत्री से अमित शाह ने बात की। बात बनी कि इसको JPC में भेज दिया जाए। तो आज FCRA का बिल आज JPC को भेज दिया गया। 35 लोग होंगे, जिसमें से 20 लोकसभा के होंगे और 10 राज्यसभा के होंगे। ये तय किया जाएगा कि कौन किसके कितने सांसद होंगे। फिलहाल JPC का बिल भी विधायक पेश करके उसको JPC में भेज दिया गया। लेकिन झारखंड का मामला भी अटका हुआ है। झारखंड में भी सरकार कह रही कि हमने तमाम बातें शर्तें मान ली हैं और अब ये उसमें राजनीति हो रही है। तो दूसरी तरफ छात्र अड़े हैं कि भाई इनको CBI से आप सबकी जांच कराने में आपको दिक्कत क्या है। सोरेन सरकार क्या कर रही है कि अब जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उन्होंने भी खाने पीने पर रोक लगानी शुरू कर दी है। उनके जो बिजली काट दी है और बिजली के लिए जो जनरेटर लगे थे उनके कनेक्शन भी हटवा दिए हैं। तो दोनों तरफ संग्राम चल रहा है। समाधान कैसे निकलेगा ये अब बड़ा मुश्किल है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। यही हमारे मुद्दे की बात है। इसी पर हम चर्चा करें कि समाधान कैसे निकलेगा। हमारे साथ में कुछ खास मेहमानों का पैनल एक जुड़ चुका है। हम उनसे आपको तारुफ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ज़रा सुनवा देते हैं कि आज दिन भर क्या रहा, कैसे रहा, किसने क्या बयान दिए, अमित शाह ने क्या कहा, फिर राहुल गांधी ने कैसे उसको काउंटर किया। जरा सुन लीजिए। We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Because this is the forum at which they have to answer questions, they have to give statements. There was a huge demonstration. The youth of the nation came out, not just in Delhi but all over, in cities all over. They were beaten, they were tear gas, they were shot with pellet guns.
in Bihar and AK-47 was used on them. The government doesn't feel that they owe any answer. They don't owe even a statement as to how did that happen, who ordered it. जिस तरह छात्र नौजवानों के साथ हुआ, लाठी चली, पहले गन चली और न जाने क्या क्या हुआ, उस सब ने तस्वीरों में देखा है। दूसरा अयोध्या का मसला, तो दोनों पे बहस करने के लिए तैयार है। आखिर दोनों के सूत्रधार कौन है? एक ही जगह जाता है, अंडरग्राउंड, अनरजिस्टर्ड, संगीत साथी, एक सिक्के के दोनों पहलू वही हैं। अमित शाह की स्टेटमेंट के अमित शाह को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। स्टेटमेंट की बात छोड़ दीजिए, भविष्य में ये नौबत आने वाली है कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ने वाला। आप देखिए क्या होता है, इतना आसान नहीं है। उनकी पहले डिमांड आई कि वहाँ पर चर्चा होनी चाहिए, खुलेआम सब माध्यम से चर्चा का रास्ता खोले गए। उसके बाद उन्होंने एक नया किया कि गृह मंत्री दें। लोगों ने कहा जब आप कहें गृह मंत्री जी वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद उनका तीसरा चौथा मुद्दा आ गया। ये रंग बदलते हैं, जैसे लोग वैसे ही ये अपने मुद्दे बदलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। बिल्कुल, जनता तय करे कि कौन भाग रहा है। अमित शाह लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से संसद चल जाए। ये पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके पास भरपूर बहुमत है, यहाँ तक कि 361 का आंकड़ा छूने की कोशिश की जा रही थी, जिससे कि संविधान संशोधन का बिल पास कराया जा सके और जो डीलिमिटेशंस है उसको करा करके, उसके साथ में महिला आरक्षण को जोड़ करके इसको कराया जा सके, बड़ा इतिहास बनाया जा सके, महिलाओं को बताया जा सके कि 33% आरक्षण हमने आपको दे दिया और 29 में ही आपको आपके लिए जगह खाली कर दी है। लेकिन विपक्ष बिल्कुल भी मुरव्वत करने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष अड़ा हुआ है अपनी मांगों को लेकर के, और जैसा मैं लगातार आपको अपडेट कर रहा हूं, विपक्ष की फहरिस्त बढ़ती जाती है। एक डिमांड पूरी होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। उसके बाद अब अमित शाह माफ़ी मांगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगे। अमित शाह बताएं कि गन चलाने के लिए किसने कहा, आदेश किसने दिया। लगातार ये मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं और अब एक और मुद्दा बढ़ गया कि चंदा चोरी पर भी बयान दे। अमित शाह कह रहे हैं कि भाई हम तैयार हैं हर चीज को लेकर के। देखिए, अब ना तो सदन में अभी तक 10, 11, 12 3 डेट थी, हमने आपको बताई थी कि कांग्रेस ने भी कहा था कि हम अपने सांसदों से कहा था कि आप लोग रहिए, व्हिप जारी कर दिया था, और भाजपा ने भी व्हिप जारी कर दिया था कि डिलिमिटेशन का बिल आ सकता है और FCRA का बिल आ सकता है, साथ ही साथ में बाकी तमाम चीजें थी, वो सारे बिल भी आने थे, लेकिन वो सब विद होल्ड कर लिए गए। FCRA को कमेटी में, JPC में भेज दिया गया। उसके बावजूद भी सदन नहीं चल पा रही है और ये बहुत मुश्किल है। आखिर कैसे चलेगी सदन, कैसे चलेगा सदन, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, जरा हम उनसे आपको तारुफ करवा देते हैं। प्रोफेसर महेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, भाजपा प्रवक्ता है, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है महेश जी आपका। और डॉक्टर रत्ना पांडे जी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, 50% आबादी की को तो रिप्रेजेंट करती हैं, साथ में पूरा कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करती है और बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखती है। आपका भी बहुत खैर मकदम है। हमारे साथ 2 छात्र भी जुड़ चुके हैं, वो हमें झारखंड, विनय मेहता जी जुड़ चुके हैं, वो हमें झारखंड की तस्वीर से अवगत कराएंगे और अपनी पीड़ा से भी अवगत कराएंगे। उनकी पीड़ा को हम लगातार उठा रहे हैं। कल भी हमने उन 2 छात्रों से बात की थी। अशोक कुमार तिवारी भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अशोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रमेश ठाकुर जुड़ चुके हैं। रमेश ठाकुर जी संसद का हमेशा कवर करते रहते हैं और देश दुनिया में जितने भी अखबार निकलते हैं सब में उनके आर्टिकल
छपते रहते हैं और राजनीति को भी बड़े करीब से दिया है। आपका भी बहुत स्वागत है। तो भाई महेश शर्मा जी बताइए, जिम्मेदारी आप ही की है, कैसे चलेगी संसद, कैसे निकलेगा समाधान? महेश जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, संसद सबका है। संसद के सांसदों की ये जिम्मेवारी है कि वो जो है अपनी भूमिका जो है एक जो लॉ मेकर की है उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करें, वही सबसे ज्यादा उचित प्रतीत होता है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोगों की अराजक स्थिति की वजह से आप लगातार, जब से राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बने, आप 10 ऐसे सत्र का एनालिसिस करिए, विश्लेषण करिए, आपको पता चल जाएगा कि वो जिन मुद्दों को उठाए उन मुद्दों पे कभी कायम नहीं रहे। लगातार उनके झूठ बोलने की वजह से सुप्रीम कोर्ट की फटकार मिली, सुप्रीम कोर्ट के आगे उनको जाके माफी मांगनी पड़ी कि हाँ जी हमने देश के आगे झूठ बोला। उन्होंने एक ऐसा आचरण बना लिया, एक अपना ऐसा व्यक्तित्व बना लिया, और राजनीति की जो शॉर्टकट के जरिए वो सत्ता के हासिल करने की जो उनकी मंसूबे हैं, उसके लिए उनको देश का ना लोकतंत्र का परवाह होता है, ना देश का परवाह होता है, ना देश में जो विध्वंसक तत्व है, ना उनको किसी तरह से वो ये कह लीजिए कि अपनी राजनीतिक कारणों से कहीं उनके साथ भी खड़े मिलते हैं। कभी वो जेएनयू के मामले में अफजल गुरु को समर्थन करते नजर आते हैं, तो कभी वो उमर खालिद और तमाम तरह के ऐसे जो एंटी नेशनल लोग हैं उनके साथ भी कहीं उनके भी सुर में सुर मिलाते हैं। कभी वो विदेश में जाते हैं तो देश को दांव पर लगाते हैं। अब ये जिस प्रकार की उन्होंने बात उठाई, उसमें सिर्फ इतना ही है कि जब आप नीट को लेकर जिस तरह की बात कर रहे थे, तो आपके क्या बनता था दायित्व, तो आपकी भी तो कोई जवाबदेही है। एक विपक्ष के नेता के नाते आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? देश समझने की कोशिश कर रहा है कि एक बिल पास हुआ बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, उसमें क्या आपने सजेस्ट किया? उस चर्चा में आप भाग लिए, उसमें किसी तरह से आपने अपने आप को पार्टिसिपेट किया? दूसरा कि आपकी नैतिकता का तकाजा जो है अब समझ में आना चाहिए, जब झारखंड जैसी चीजें सामने आई है, जहां 12 से ज्यादा एग्जाम प्रदीप जी ऐसे थे जिसको जो है प्रभावित करके और अरबों खरबों की लूट हुई। अब उसमें सीबीआई की अगर बच्चे मांग कर रहे हैं, और उसमें आप देखिए उसका पूर्व चेयरमैन वो गिरफ्तार हो गया। अब जब खुद वो एक्सेप्ट कर रहे हैं जी कि हाँ हम लोगों ने ये पूरा सारा कुछ जो है झारखंड में इस तरह के जो है हमने घोटाले और घपले किए इन एग्जाम के जरिए, और जो वो अमित तिवारी उर्फ मनोज तिवारी जो था उसने कबूल कर लिया इन सारी चीजों को। अब जब इनका भंडाफोड़ हो रहा है तो आप उसमें जो है वो भीगी बिल्ली बनके और भागे फिर रहे हैं। अब आपको जो है आप उल्टा, अब कल तक तो ये था कि भाई गृह मंत्री जी जो है इसमें जवाब दें, गृह मंत्री जी जो है बयान दे, गृह मंत्री जी से आपका लगातार आप कह रहे थे गृह मंत्री जी जो है जवाब दो, गृह मंत्री गायब है, इस तरह के नारों के साथ आप पार्लियामेंट में जो एक दृश्य क्रिएट करते थे। कमोबेश अब तो आपको इतना तो समझ आना चाहिए ना कि आज जिस प्रकार से होम मिनिस्टर साहब ने जो बातें कही उससे तो ये क्लियर हो गया ना कि इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, इन्होंने कोई डिस्कशन करने की बात नहीं रखी। उन्होंने आज इस बात का कहीं इनके सामने इनके कोर्ट में गेंद डाली कि भाई आप जो है लाओ ना, नोटिस दो, बहस करो, जो एक तौर तरीका है संसद का, तो उससे कौन भाग रहा है? लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि डिस्कशन से विपक्ष भाग रहा है। अमूमन जो है सरकार भागती है डिस्कशन से, लेकिन पहला विपक्ष और विपक्षी नेता है जिसमें ये करेज नहीं है कि वो डिस्कस करे इन सब चीजों को लिए। तो जो एक आपका झूठ बोल के या गुमराह करके या भ्रांति फैला के आप क्रांति लाने की जो बात कर रहे हो, तो ये चीजें आपको और जगह भी नैतिकता बस, तो ये चीज आप झारखंड पे भी लागू होता है। आप झारखंड में मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हो? आप वहां क्यों नहीं जवाब मांग रहे हो झारखंड के मुख्यमंत्री से कि जवाब दो, जो ये बच्चों को क्यों मारा आपने, उनको क्यों लहूलुहान किया, मार मार के उन बच्चों ने क्या सरकार के विरोध में कोई नारे लगाए थे क्या? वहां पे क्या कर रहे थे वो? ठीक है मारा आपने, ठीक है महेश जी, ठीक है।
जरा हमारे साथ छात्र भी जुड़े हुए हैं, बिनय मेहता जी, उनका भी दर्द सुन लेते हैं, फिर हम बाकी मेहमानों का भी रुख करेंगे। जरा बिनय मेहता जी बताइए भाई कि क्या है पूरा मामला, क्यों और कैसे निकलेगा समाधान? आंदोलनरत हैं, इसका वजह क्या है? तो पिछले 7-8 सालों से जब हेमंत सोरेन की सरकार आई है, उसके बाद जेपीएससी के द्वारा चाहे जो भी एग्जाम लिया हो गया है, ऐसा कोई सिंगल एग्जाम नहीं है जिसमें पेपर लीक ना हुआ है। और पेपर लीक का हम लोग सबका प्रूफ है। जब जब भी आंदोलन किए हमेशा दबाया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ वो हमें हौसला दिया और इसी के बदौलत आज हम लोग बैठे हुए। जब 10 तारीख को हम लोग कॉल किए तो विधानसभा घेराव गया, तो हम लोग विधानसभा जा रहे थे। प्लीज हमें सपोर्ट बहुत दी, नो डाउट, लेकिन एक चीज हमारे दिमाग में ये जहन में अभी भी दिन है, जहाँ विधानसभा का मैंडेट जहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे मात्र संख्या 50 की पुलिस निकली है और हम लोग होंगे करीब 50,000। तो प्लीज इतनी कम संख्या में वहाँ क्यों थी? उनकी मनसा पे सवाल है। क्या वो चाहती थी कि हम लोग विधानसभा क्षेत्र से हंगामा करें या कुछ और करें? ये उनकी मनसा पे सवाल है। उसके बाद क्या है, हम लोग विधानसभा गेट नंबर 1 तक पहुंचे थे, कुछ लोग पहुंचे, उसके बाद वहां से हम लोग वापस सबको रास्ते तरफ ले जा रहे थे। फिर क्या हुआ कि डीसी साहब आए यहाँ पे। नहीं, सुनिए बिना मेहता जी, ये पूरी कहानी हम रोज लोगों को दिखा रहे हैं, एक एक चीज हमारे चैनल पे चल रही है। अब आप तो ये बताइए कि इसका समाधान कैसे निकलेगा? आपकी मांग है क्या? आपकी मुख्य मांग अभी वही है ना कि सीबीआई से जांच कराई जाए, या और भी कुछ ऐड ऑन किया है इसमें आपने? नहीं सर, देखो हम लोग का 3 मांग था, रद्द, जांच और रिफॉर्म। तो जो डेलीगेशन बात करने के लिए गया उसमें से रिफॉर्म का बात माना गया, अब रद्द का बात रह गया। हम लोग 2-3 एग्जाम का रद्द का मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये एग्जाम जहाँ रद्द हुआ तो सरकार के द्वारा जितना भी एग्जाम जेपीएससी द्वारा जो भी एग्जाम लिया गया सब लपेटे में आ जाएगा। जैसे जेएसएससी सीजीएल हो गया, 11-13 जेपीएससी हो गया, और उसके बाद एसीएफ हो गया, एफआरओ हो गया, एपीपी एग्जाम हो गया, ये सब हम लोग रद्द का मांग कर रहे हैं। क्योंकि सीबीआई जांच इसलिए मांग कर रहे हैं, इसकी सीआईडी जो जांच करी थी अभी तक मामले की लिपापोती करती नजर आई है। जो हम लोग प्रूफ दिए, प्रूफ को मिटाने का काम किया है। और बंगाल का नियामतपुर में 120 जेएसएससी सीजीएल का केस बता रहे सर आपको जी। बंगाल के नियामतपुर 120 लड़के पढ़ने के लिए गए थे। सीआईडी की जांच रिपोर्ट जो आया, पहला रिपोर्ट बोला 26 लोग पढ़ने गए, दूसरा चेंज कर दिया। फिर क्या हुआ, नेपाल में 28 लड़के पढ़ने के लिए गए, उसका जिक्र तो है रिपोर्ट 1 में, सीआईडी 1 में, सीआईडी 2 में हटा दिया गया। अभी अभय तिवारी का मामला सीआईडी 1 2 दोनों में से कोई नहीं खोला, जबकि अभय तिवारी जेएसएससी सीजीएल का 2nd टॉपर है, टीजीटी का 1st टॉपर है, जेपीएससी पीटी भी निकाला, एफआरओ निकाला, और ये टीडीसीएल एजेंसी जो जेपीएससी के एग्जाम में थी उसका मार्केटिंग मैनेजर है। तो सवाल ये उठता है, एक इंसान जो अपना जॉब कर रहा है उसके बाद इतने बड़े एग्जाम में इतना एग्जाम कैसे निकाल रहा है? तो जब उससे सीआईडी पूछताछ कर रही है तो अब क्या बोल रहा है कि सीजीएल के केस में 400 लड़कों को पढ़ाया है, बोकारो से अभी गिरफ्तार हुआ 15 लोग पढ़ा हुए पता चला। हाँ। आपका फिर क्या बोलते हैं, मुंबई से अरुण शर्मा गिरफ्तार हुआ। नहीं ठीक है, ठीक है विनय मेहता जी, ये ठीक है। वो जो विनय तिवारी है ना, उसकी बात हम लोगों ने दिखाई चैनल पे, लगातार हम उसको दिखा रहे हैं कि कितना जी, लगातार हम उसको दिखा रहे हैं कि कितना वो उसने जो खुलासे किए हैं वो भी हम अपने चैनल पर लगातार दिखा रहे हैं। तो असली मांग आपकी यही है कि जो भी पर्चे हुए हैं उनको रद्द किया जाए और सीबीआई से जांच की जाए और इसको रिफॉर्म किया जाए, यही चाहते हैं ना आप? ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। जब रत्ना जी के पास चलते, रत्ना पांडे जी बताइए भाई, आप तो सरकार में हैं, अगर छात्र ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच करा ली जाए और इसमें रिफॉर्म किया जाए, कोई मुख्यमंत्री से इस्तीफा तो मांग नहीं रहे या मंत्री से इस्तीफा तो मांग नहीं रहे, तो आपको इन मांगों को मानने में क्या दिक्कत है? आप सभी को नमस्कार के साथ मैं कहूंगी कि हमें छात्रों की मांग किसी प्रकार से मांगने में कोई दिक्कत नहीं है जी। और छात्रों की मांग उनके मार्च से पहले ही लगभग 90% मांग मांगनी जा चुकी थी। अब बात करते हुए जो जेएसएससी और सीजीएल को रद्द करने की बात है, क्योंकि ये परीक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कमेटी की निगरानी में हुई थी, इसलिए नियमतः है इसको अकेले राज्य सरकार रद्द नहीं कर सकती बिना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के। सिर्फ एक यही मांग बच्चों की बची हुई है, जिस टेक्निकलिटी को बच्चों को बताया जा रहा है, बाकी सारा सहयोग किया गया है।
टीडीपीएल जो कंपनी है जिसने टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग लिमिटेड, जिसको इस परीक्षा का पूरा टेंडर एक तरीके से दिया गया, उसने कराई और उसकी सारी जिम्मेदारी निकल रही है, उसने ही उत्तर प्रदेश में कराया है। अब आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लेकर गई है कि टीडीपीएल पर जो जांच होनी है वो रोक दी जाए, उसके ऊपर सीबीआई की जांच ना हो। बताइए ये कितने पारदर्शी हैं। अगर झारखंड सरकार गलत करने वाली कंपनी को सीबीआई में दंडित करना चाहती है तो योगी आदित्यनाथ क्यों बचा रहे हैं? कौन जवाब देगा इसका? जरा आप ये बता दीजिए। लोगों को मूर्ख बनाना बंद कीजिए महेश भाई। रत्ना जी बंद कीजिए आप लोग ये धंधा। रत्ना जी सवाल ये है, सुन लीजिए रत्ना जी सवाल, नहीं चलेगी दुकान गलत, रत्ना जी सवाल ये, गलत सामान पे नहीं चलेगा बाजार। रत्ना जी सवाल ये है, जो टीडीपीएल है ना, असल में होता क्या ना कि ऐसी कंपनियां सभी को प्यारी होती हैं। अगर उन लोगों ने गलत उत्तर प्रदेश में किया था, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ जो विधानसभा और विधान परिषद में जो पर्चे हुए, जो अपने भाई भतीजों को भर दिया, यही आरोप है ना, तो सवाल उठता है कि ये जो करप्टेड कंपनी थी वही कंपनी आपको भी क्यों भाती है? आपने उससे एग्जाम क्यों करवाए थे? नहीं टीडीपी देखिए वो कहीं से भी अभी तक ब्लैक लिस्टेड नहीं है, पहली बार उसको ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही शुरू की गई है। कंपनी ब्लैक लिस्ट नहीं है तो वो दूसरी जगह टेंडर प्रक्रिया में आती रहेगी, ये कानून कहता है। तो उसने टेंडर प्रक्रिया अगर अपनी फॉलो की और टेंडर के थ्रू पास किया तो उसे लिया गया। बिना मेहता जी ऐसे नहीं होगा। पहले रत्ना जी को अपनी बात पूरी रखने दीजिए, हम दोबारा से आपके पास में आएंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान रोशन जी भी जुड़ चुके हैं, रोशन जी के पास भी चलेंगे। रत्ना जी अपनी बात पूरी करिए। सवाल यही है कि छात्र मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराई जाए, आपको दिक्कत क्या आपको लगता है केंद्र सरकार उसमें कुछ गड़बड़ घोटाला कर देगी क्या? नहीं जी जी भाई, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको अभी मैंने यहीं से शुरू ही किया, क्योंकि ये परीक्षा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और कमेटी के देखरेख में हुई थी, इसलिए इसको रद्द करने का आदेश अकेले राज्य सरकार नहीं दे सकती। ये टेक्निकलिटी है, ये टेक्निकलिटी इसकी बात कर। रोशन जी बताइए भाई, आप लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराई जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है और जब मामला न्यायालय में होता है तो फिर सरकार अकेले ये डिसीजन नहीं ले सकती। सर मैं बताना चाहूंगा कि ये किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में नहीं हुआ। रिजल्ट आने के बाद जिनका रिजल्ट हो गया वो गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि ये जिनका नहीं हो पाया वो इसको रद्द किया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट में सीआईडी ने छुपा दिया था मामला को कि 120 क्वेश्चन नहीं मिले थे, कुछ क्वेश्चन मिले। इसके कारण मेरा सुप्रीम कोर्ट में ये चीजें नहीं टिक पाया। लेकिन अभी हम लोगों को पता चला कि ये सारा जो क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन वो प्रूफ हो चुका था कुंदन कुमार के द्वारा। ये सब हम लोग डिस्कस, रोशन जी ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप तो ये बताइए कि रत्ना जी कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो रहा है और बिना उसकी अनुमति के वो सीबीआई की जांच नहीं करा सकती, उसको रद्द नहीं कर सकती। सर मैं बताना चाहूंगा जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिला है वो कंडीशनल ज्वाइनिंग लेटर है कि अगर प्रूफ हो जाएगा तो सरकार उसको कैंसिल कर सकती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई मैटर ही नहीं है, सारा चीज सरकार के हाथों में है, क्योंकि वो ज्वाइनिंग लेटर कंडीशनल ज्वाइनिंग लेटर। बताइए रत्ना पांडे जी, बताइए बात बता रहा हूँ जी। रत्ना जी बताइए। सर जब प्रक्रिया पूरी की पूरी विचाराधीन है और उसमें कोर्ट के किए गए डायरेक्शंस के तहत कार्यवाही की गई है, जिन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिला है उतना आदेश या दिशा निर्देश कोर्ट ने दिया था, उतने ही कदम चला गया है। कोर्ट की अवमानना सरकार नहीं कर सकती है, ये समझना होगा। रोशन ठीक है, रोशन जी एक मामला उत्तर प्रदेश में भी फंसा हुआ है, 69,000 भर्ती का मामला है। यहाँ पर दलित और पिछड़े कह रहे हैं कि उनके हकमारी हो गई है, 22,000 पद उनके खा लिए गए हैं। उसमें हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी मान लिया कि हाँ ये गड़बड़ हुई है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अब सरकार उस परीक्षा को रद्द नहीं कर सकती। वो कह रही है कि जो गड़बड़ी हुई भी होगी तो हम अलग से लोगों को वैकेंसी जो है उसमें समाहित करेंगे। तो ये बात तो समझनी पड़ेगी ना कि जिनको लेटर मिल चुका है उनको कैंसिल कैसे किया जाए।
सर मैं ये बताना चाहूंगा, जब कोर्ट में केस चल रहा था तो सीआईटी ने तथ्यों को छुपाया है, तथ्यों को छुपाकर ज्वाइनिंग दिया गया है। अगर तथ्य को छुपाकर ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता तो हम सारी बातों पर ये थे। ये ठीक बात है, आप बने रहिए हमारे साथ में। जी ठीक है, आप बने रहिए। अच्छी बात बताई आपने कि तथ्यों को छुपा करके, और ये सारी सरकारें करती हैं, न्यायालय में जाती हैं तो कुछ बोलती हैं और बाहर आती हैं तो कुछ बोलती हैं। ये ठीक कर रहे हैं आप। हम आपके पास में आएंगे। हमारे साथ में अशोक तिवारी जुड़े। अशोक जी बताइए भाई, ये मामला कैसे सुलटेगा? वहां झारखंड से लेकर के संसद तक अड़ा हुआ है मामला, कैसे सुलझेगा, कैसे चलेगी संसद? देखिए भाई, आज का समय कम्युनिकेशन का समय है, मीडिया का समय है, और मीडिया के जरिए सारी की सारी बातें संसद में जो हो रही हैं वो आम जनता के सामने है। आम जनता किसी भी चीज से अनभिज्ञ नहीं है, और आम जनता देख रही है किस तरह से इतने समय हो गए संसद चले, और हम लगातार ये मांग कर रहे हैं। दो मांगे हमारी प्रमुख हैं। एक तो नीट में जिस तरह से पैरेड गन चली है, लाठियां चली हैं, किसके आदेश पे चली हैं? सीधी सी बात है कि मासूम छात्रों के ऊपर किस तरह से जो है बर्बरता की गई है, लड़कियों के ऊपर जो है उनके पार्ट्स के ऊपर प्रहार किया गया है, गलत तरीके से मारा पीटा गया है। इन चीजों की अगर मांग कर रहे हैं, जांच की मांग, और ये कैसे जो है क्यों किया गया, किसके आदेश पे ऐसा किया गया। दूसरा हमारा प्रमुख मांग है कि राम मंदिर में इस तरह चढ़ावा चोरी हुई, जो सनातन पर प्रहार है एक तरह से, और सनातन का नाम लेकर सरकार आई, इसलिए और भी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। ये सनातन का नाम लेकर के, चाहे यूपी सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमेशा सनातन का नाम लिया है। और सनातन का सबसे बड़ा महापाप है चढ़ावा चोरी। आज ट्रस्ट को नामित किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने किया। ट्रस्ट में संघ की पृष्ठभूमि के लोग हैं, और वो उनको राम में आस्था नहीं है। अगर राम में आस्था होती, धर्म में आस्था होती, सनातन धर्म में आस्था होती, तो वो महापाप क्यों करते चढ़ावा चोरी करने का? इसका मतलब वो नास्तिक है एक तरह से, और पापी है। तो इसका खुलासा कौन करेगा? आज चंपत राय जी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थे, आज गोविंद गिरी जी वहां पर जो है कोषाध्यक्ष थे। इन दोनों नामों को देखिए कि सिरे से बचाया जा रहा है, इस्तीफा दिला दिया गया और बचाया जा रहा है। अगर ये नाम जद में आते, अशोक जी गिरफ्तार किए जाते। अशोक जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं आपसे, आप उसका भी जवाब दे दीजिए। और बड़े नाम आते जी अशोक जी, दो छोटे छोटे सवाल है। गृह मंत्री कह रहे हैं, खुद आकर के उन्होंने बाइट दिया कि हम हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं। आप आज से चर्चा शुरू करिए, कल हम 3 बजे जवाब देंगे, और आप सारे मुद्दों पर चर्चा कर लीजिए। फिर आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? सर जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का बयान आपने लगातार सुना होगा, संसद में सुना होगा, और चलाया भी सुना होगा। जी, हमारी पार्टी लगातार चर्चा के पक्ष में रहती है, सदैव चर्चा के पक्ष में रहती है। हमें मानते हैं कि नहीं, अब चर्चा जनता का पैसा फंसी। अशोक जी, चर्चा फंसी कहां पर है ये बताइए ना। अमित शाह कह रहे हैं हम हर समय चर्चा के लिए तैयार हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी उन्होंने। जी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको लेक्चर नहीं सुनना है, हमको टू द पॉइंट बताइए। अरे क्या मतलब है, पूरी चर्चा तो कीजिए आप लोग। जी सर, महत्वपूर्ण सवाल है। यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मांग है कि राम मंदिर पर जिसमें चढ़ावा चोरी हुई है, बड़े बड़े लोगों को क्यों बचाया गया है, काहे बचाया जा रहा है, उनको जद में क्यों नहीं लिया जा रहा है, आखिर ये चोरी कैसे हुई है? तो केवल 8 लोगों के नाम आ जाने से नहीं हो जाता मसला हल। इस पर जवाब दे, चर्चा हो सदन में, वही तो कह रहे ना सर। अशोक जी, वही बात वही है ना, इस पर जो है बात यही ना कि आप चर्चा तो करिए ना, पूरी बात निकल करके आएगी ना उस चर्चा में। चोरी कितने की, आप पूरी बात रखिए वहां सदन में कि चोरी कितने की। जी, पहली बार ऐसा हुआ है जबकि सत्ताधारी दल चर्चा से भाग रहा है। अमित शाह जी आ ही नहीं, सदन में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लगातार इतना दिन से चला सदन जी, और कहाँ गायब रहे हो लगातार। और दूसरी बात यह है कि वो अगर चाहे चर्चा शुरू हो जाए, अमित शाह जी चाहे लें, अगर आकर जवाब दे दें, कट टू कट जवाब दे दें कि किसके आदेश। नहीं, कट टू कट आपको जवाब नहीं समझ, आपको कट टू कट जवाब चाहिए या आपको एट लेंथ पूरी डिस्कशन चाहिए? आप पूरा लोकसभा में इतना लंबा समय सदन चलता है, आपको पूरा अपना डिस्कशन करना चाहिए वहां पर। चलिए अशोक जी बने रहिए हमारे साथ में। रमेश जी के पास, रमेश जी आप बताइए भाई। राम मंदिर का प्रकरण बहुत गंभीर प्रकरण है। नहीं, अरे गंभीर प्रकरण तो है। भाजपा ने
सनातन में महापाप इसमें किया कोई है। शक नहीं है और कि सनातन बहुत को गंभीर जो है प्रकरण बंद किया है। चंदा आज चोरी राम अपने आप में मंदिर बहुत चोरी बड़ी बात है, बहुत क्योंकि बड़ी बात गरीब है से गरीब सर। व्यक्ति भी अपना पेट काट करके पैसा देता है कि उनके भगवान का, उनके आराध्य का मंदिर बन जाए, और अगर वही चोरी हो जाती है तो ये जी सर। वाकई बहुत जी ही सर, जी सर। शर्मनाक, जितनी सर। निंदा की जाए उतना जी कम सर। है। लेकिन चर्चा तो करिए कि आखिर सर। ये हुआ कैसे और इसके असली गुनाहगार कौन है, ये तो संसद में ही निकल के आएगा ना। चर्चा तो हम चाहते हैं जी। भाजपा चर्चा नहीं करा रही है, भाजपा सरकार चर्चा से भाग चलिए, रही है, ठीक है। कमजोर नस दबी हुई है उसकी। ठीक है, वो अशोक लिप्त जी। है सनातन में, ठीक है, सनातन अशोक जी। चोरी में, राम मंदिर चोरी में उसके बड़े बड़े लोग लिप्त हैं। हाँ। अगर वो मुंह खोल देंगे अपना तो और बड़े बड़े नामजद में आ जाएंगे। तो अगर चर्चा चंपत राय जी मुंह ठीक खोलेंगे है, ठीक है और बड़े अशोक बड़े जी। नामजद में आ जाएंगे। अशोक जी ठीक है। रमेश जी बताइए भाई, दोनों लोग चर्चा के लिए तैयार है, सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, दुनिया जनता देख ले, विपक्ष कह रहा है हम तैयार हैं चर्चा के लिए, तो चर्चा हो क्यों नहीं रही? सवाल तो यह है। नहीं देखिए, मुझे लग रहा दोनों पक्षों का आपने नाम लिया। एक पक्ष है अपोजिशन, वो तैयार नहीं है। वो अगर तैयार है तो एक शर्त पे तैयार हो रहा है कि आप हाँ और ना में जवाब दोगे। और मुझे लगता है जब 20 तारीख को जंतर मंतर पर मूवमेंट हुआ, 20 तारीख से संसद सत्र शुरू होता है और कल आखिरी दिन है। 24 दिन ऐसे बीत गया और 4 घंटे जब बचे तब आप कह रहे हो कि हम सारे जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे तो नहीं होगा। बिल्कुल। अब विपक्ष ने जिस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, क्योंकि आंदोलन से पहले ये इस बार जो इनके एजेंडे थे कि हम महिला आरक्षण बिल पे बात करेंगे और तमाम सारे ऐसे बिल थे उस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन हो सकता है, मुझे लगता है विपक्ष की किस्मत बहुत अच्छी थी इस बार, उनको जंतर मंतर भी मिल गया, उनको पैलेट गन भी मिल गया, उनको चंदा चोरी भी मिल गया। तो मुझे लग रहा है इतने सारे मुद्दे थे तो ये बहुत तेरे मुद्दे थे। लेकिन इस बार संसद के सत्र में जो चीजें हमने देखी प्रदीप जी, वो कभी नहीं देखी है। भाई विपक्ष जो था वो तख्ती लेके बाहर निकलता था। हाँ। कि फलाना ये हो गया, ये हो गया। इस बार देखिएगा ये सब उल्टा हो रहा है। सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के लिए खड़े हुए तख्ती लेके। ये रमेश भाई, आप ये बात ठीक कर रहे हैं रमेश जी। ये पहली बार हमने भी देखा कि सत्ता भी हम ही है और विपक्ष भी हम ही है। हाँ, तो अब दूसरी बात देखिए, अब ये थोड़ा सा कांग्रेस का राहुल गांधी की तरफ से जो आज शब्दावली बयान हुई, ये थोड़ी अटपटी है। देखो, संसदीय परंपरा में और जो संसद की जो गरिमा, उसको आपको ख्याल रखना पड़ेगा। संसद है किसके लिए? आप उसको सबसे बड़ा एक मंदिर कहा जाता है। अब आप यहाँ तो अगर चर्चा होगी वो विस्तार से होगी, प्रधानमंत्री भी बोलेंगे या दूसरे भी नेता। अब आप कह रहे हो कि भैया कि हाँ ना में जवाब दो। नहीं, क्या लग रहा है, जवाब कैसे? क्या लग रहा है कि विपक्ष को माइलेज मिल रहा है, इसीलिए वो जो मुद्दे आपने गिना है सौभाग्य से उनके हाथ में लगे तो वो छोड़ना नहीं चाह रहे। और दूसरी बात देखिएगा, एक मुद्दा ऐसा है चंदा चोरी जी, इसमें सरकार जवाब नहीं दे पाएगी, कोई नहीं जवाब दे पाएगी। एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के कई सारे चोर हैं और उसकी आंच बड़े बड़े तक आ रही है। तो जाहिर सी बात है, आप चैनल चला रहे हो, आपके चैनल में अगर कुछ भी घाल घपला होता है तो आप तो बच नहीं पाओगे। भाई प्रदीप जी नेशनल एडिटर हैं, उनसे भी जवाबदेही मांगी जाएगी। क्या लगता है? आप भी बताओ। आपको लगता है रमेश जी कि ये भारतीय जनता पार्टी धर्म के मामले में इतनी एक्सपर्ट है कि वो मामले को इतनी आसानी से चले जाने देगी और अपनी धर्म की पिच पे आकर के खिलाएगी विपक्ष को? तो कितनी लंबी पटकनी देगी? देखिए अभी मुझे लग रहा है रत्ना जी तिवारी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है। जो सरकार सनातन धर्म के नाम पे बनी हुई, उसी में चोरी हो रही है, उसी में गड़बड़ झाला हो रहा है, तो भाई कैसे वो जवाब दे देंगे? ठीक है। तो मुझे लगता है कि पहले दिन से जो पार्लियामेंट में विशेषकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बात से बच रहे थे, समय काट रहे थे कि किसी तरीके से 13 तारीख आए और इस संसद से हमारा पिंड छूटे। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं रमेश जी। प्रोफेसर महेश वर्मा जी, रमेश जी कह रहे हैं कि इस बार सत्ता पक्ष यानी कि आप लोग समय काट रहे हैं कि जल्दी से समय निकले और शीतकालीन जब सत्र आएगा तब देखेंगे महिला बिल को और ये FCRA हो या डिलिमिटेशन हो, अभी जाने अभी जान छुड़ाएं। क्या ऐसा ही कुछ चल रहा है क्या? पता नहीं रमेश जी किस दुनिया में रहते हैं, मुझे मालूम नहीं है। हम और आप तो अभी परसों तरसों ही डिस्कशन कर रहे थे, सोमवार की बात है सर, जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि भाई हमें तो डिस्कशन चाहिए ही नहीं, राहुल गांधी जी ने कहा हमें डिस्कशन चाहिए ही नहीं, तब 1-2 दिन नहीं बचे हुए थे। और सवाल है कि संसद चलाने की जो एक
तौर तरीका है वो कांग्रेस या गांधी परिवार के तौर तरीके से थोड़ी चलेगा। एक उसका जो एक तौर तरीका है भाई, आपको अगर कोई चीज समझ में आता है ना कि अगर वो कह रहे हैं कि हमको चर्चा नहीं चाहिए, आप कट टू कट आकर के स्टेटमेंट दीजिए, तो जैसे आकर के बोल रहे कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, वैसे स्टेटमेंट दे दें कि भाई हमने नहीं चलवाई। अमित शाह बोल रहे कि हमने नहीं चलवाई। अरे भैया, मुझे प्रदीप जी, जैसे हम डिस्कशन के लिए ही आते हैं, आप एक सवाल पूछते हो, उसका हम जवाब देते हैं। जी जी। एक मुद्दा क्रिएट करते हो कि एजेंडा, आज के बहस का एक एजेंडा आपने सेट किया, कोई पूछे तो सही लिखित में। अरे लेकिन आपके मंत्री तो साफ साफ सदन के अंदर नहीं, आपके मंत्री तो साफ साफ सदन में कह रहे हैं कि पायलट गन चली नहीं, और दुनिया देख रही है, वीडियो चल रहा है, AK-47 भी चली, पायलट गन भी चली। चलो, आपके जीडी में भी लिखा हुआ है, जीडी में भी लिख दिया गया कि पायलट गन चली ना। ये बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जितेंद्र सिंह जी ने कहा लोकसभा में कि भाई पायलट गन नहीं चली जी। उसके बाद जो राज्यसभा में हमारे सदन के नेता हैं अपने JP नड्डा जी, उन्होंने भी कहा ये बात कि भाई नहीं चली। अब नहीं चली, उसके लिए आपको लग रहा है कि भाई सरकार की तरफ से गलत बयानी हो रही है, संसद में फ्लोर पे भी झूठ बोला जा रहा है या कुछ ऐसा किया जा रहा है। आपको कोई एक सार्थक तरीके से या प्रमाणिक तरीके से कोई प्रयास तो करना चाहिए ना। आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? रत्ना पांडे जी बताइए, राजनीति कर रहे हैं चर्चा। आप तो आरोप पर आरोप लगा रहे हैं जी। महेश भाई को तो मैं बहुत अनुभवी मानती थी। अरे आज मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि उनके अपनी पार्टी को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ये अरुण जेटली जी का बयान है, संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, 2013 में अरुण जेटली जी ने कहा। आज महज 12-13 साल में 360 घूम गए हैं अमित शाह जी, कह रहे हैं कि संसद चलाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। अरे हार चुके हैं आप, छोड़िए, अब इस्तीफा देने के सिवा आपके पास रास्ता भी नहीं है। अगर नैतिकता होती तो जो नेहरू बनने चला था, अगर उसने छोटे छोटे बच्चों से वो सुन लिया जो किसी को शोभा नहीं देता, तो इस्तीफा तो अपने आप दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं देंगे। शायद रत्ना जी को मालूम ना हो, हम लोग तो उस समय पार्लियामेंट कवर कर रहे थे, तो आपको मैं आऊंगा। अरे मैं मतलब क्या आऊंगा? आप गृह मंत्री हैं। अच्छा, आज आप नहीं, आपकी क्यों सुनेंगे? आपकी सुनने थोड़ी ना आए। मेरे से जो उन्होंने सवाल पूछा उसका जवाब RTI में प्रूफ हो चुका है कि पैलेट गन चली थी, तो अब आपके झूठे ढकोसले को कौन सुनेगा? आप लेडी हार्डिंग पूरा मेडिकल कॉलेज है, उसके डॉक्टर्स RTI में कह रहे हैं कि 10 पैलेट ये आप लोगों को झूठ बोलना कौन सिखाता है भाई? कहाँ से RTI आपको मिल गया? RTI झूठा है, RTI झूठा है, कहाँ से मिल गया? सिर्फ और सिर्फ सच का पुलिस दिखा दीजिए ना। और अभी तो आप एक और गलत जानकारी दे रही थी, अरे एक और गलत जानकारी अभी आप दर्शकों को दे रही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसमें जो है आज भी लिस्टेड है वो कंपनी जो झारखंड में लिस्टेड है। पहरेदार बनने बंद कीजिए नौटंकी, सब समझ चुके हैं। अच्छा चलिए, अब आप बोलिए तो हम बोले, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इसका बहस नहीं चाहिए, सीधे ही जवाब चाहिए। ठीक है प्रदीप जी, इनको ही रखिए, इनको ही रखिए मॉनिटर पे। जी ने खड़े होकर कहा कि पैलेट गन चला, मैंने दिया था आदेश, वो दे ही नहीं सकता डीजी आदेश बिना गृह मंत्री के, क्योंकि 2016 की हाई पावर्ड कमेटी में कहा गया था कि पैलेट गन देश के अंदर कभी नहीं चलेगा। रत्ना जी आपकी बात हो गई भाई, ठीक है, आप ठीक करें। आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। प्रोफेसर महेश वर्मा जी, आप तो हमें ये बता दीजिए कि भाई ये संसद कैसे चलेगी? संसद चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, तो चलेगी संसद की नहीं चलेगी, या कल का दिन भी यूं ही जाया हो जाएगा? और दूसरा सवाल ये भी है महेश जी, सवाल ये है कि ये जो दागी कंपनियां हैं ना, ये दाग सबको अच्छे क्यों लगते हैं? वो आरोप लगा रहे कि उत्तर प्रदेश में भी यही कंपनी काम कराती है और भाई भतीजावाद फैला करके सबको भर्ती कराती है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, क्या ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो बेगुनाह लोग अरेस्ट हुए हैं? जो वहाँ JPCC का चेयरमैन अरेस्ट हुआ है, मनोज तिवारी, इनके हिसाब से तो ये सारे गलत किया उन्होंने, सारे लोग जो है कुछ किसी ने गलत किया ही नहीं, क्योंकि अभी तक मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका भटका पड़ा हुआ है। तो सवाल एक बात, दूसरी बात यह है कि जिस कंपनी का ये नाम ले रही है वो कंपनी ऑलरेडी यूपी सरकार ने ही ब्लैक लिस्ट किया था। क्या मतलब इस तरह का डिबेट मैं करता नहीं प्रदीप जी, सॉरी टू से, मैं माफी चाहता हूँ कि इस तरह के लोगों से मैं डिबेट नहीं करता। मैं अपनी बात क्या मतलब बनता है? सवाल जवाब का समय है। रत्ना जी रुकिए, कम से कम
रुक जाइए रत्ना जी, रुक जाइए। इतना तो आदमी सिविलाइज तो होना ही चाहिए। मैं प्रदीप जी सिंपल आ रहा हूँ। महेश जी आप रुकिए, रत्ना पांडे जी आप रुकिए, रत्ना जी आप रुकिए, रत्ना जी आप रुकिए, आपकी आवाज नहीं जा रही है, आप थोड़ा रुकिए। महेश जी से सवाल लेना है। महेश जी ये सवाल ये है कि जो फिर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों लगाया कि इसकी जांच सीबीआई से नहीं होना चाहिए? रत्ना पांडे जी ये आरोप लगा रही सीधा आप पर। नहीं, ऐसा कुछ हो तो दिखा दीजिए ना, अपने दर्शकों को दिखा दीजिए, अपने दिखाइए रत्ना पांडे दीजिए जी। चलिए रत्ना पांडे, नहीं तो माफी मांगे। ठीक है रत्ना पांडे जी जब तक निकाल रही हैं जी, हाँ दिखाइए रत्ना जी। 2 मिनट दीजिएगा, दिखाती हूँ। जी जी बिल्कुल, हाँ आ रहा हूँ। रमेश भाई आपके पास भी आता हूँ। दूसरा कि एक और प्रदीप जी मैं बात कहूंगा कि देखिए, विपक्ष के नाते विपक्ष का सरोकार जो है, जो जितने भी पब्लिक ओरिएंटेड जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी इशू है, अब जैसे आज एफसीआरए की बात आई जी, आज फिर से केसी वेणुगोपाल जी जो है बैकआउट करके बोले कि नहीं, हमने तो जेपीसी की डिमांड ही नहीं करी, आप तो ये कानून ही वापिस कर लो। हाँ, क्या मतलब बनता है? ये बात ठीक है कि ये मतलब ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने मतलब अपने घर की संसद को इन्होंने पूरी तरह से, देखिए भाई मैं तो तारीख लगी है, नहीं तारीख लगी है। अब ये क्या कह रही है? सुनिए, अबे सुनिए, ये पता नहीं क्या निकाल के ले आई, सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है। क्या मतलब बनता है इसका? क्या करे भाई, सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी नहीं क्या आपने बोला क्या प्रदीप जी? इन्होंने बोला क्या और ये दिखा क्या रही है? जो भ्रष्टाचारी प्रदीप जी, प्रदीप जी इन्होंने बोला क्या, दिखा क्या रही है? ये क्या मतलब बनता है इसका? देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या मतलब बनता है इसका? अरे भाई क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब बनता है इस तरह का? आपके योगी आदित्यनाथ आपके नेता जो है उसी सुप्रीम कोर्ट के आगे जो है झूठ बोलने के मामले में माफी मांग चुके हैं। आप लोग यही चीज सीख समझ के आते हो, इसी के तहत ट्रेंड होते हैं, इसी के तहत ट्रेंड होके और इसी तरह का डिबेट करते हो कि झूठ के सहारे जो है लोगों को बरगलाया जाए। अरे ठीक है भाई, महेश जी आप भी रुकिए, रत्ना पांडे जी आप भी रुकिए। ये 1-to-1 डिबेट थोड़ी ना होगी ना। अब बाद में जरा बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए, जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब कूद रही हैं और प्रमाण देख के कूदना शुरू कर देंगे। ना रत्ना पांडे जी रुकिए भाई, हो गई आपकी बात, हो गई, आप रुकिए जरा हमारे साथ। और अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी सवाल ये, अशोक जी को दिखाई भाई। अशोक जी सवाल ये है कि संसद तो चलनी चाहिए ना। संसद आपको अगर बैलेट मिल गया है, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, आप संसद के अंदर जाइए, बड़े मुद्दे उठाइए। और दूसरी बात है कि झारखंड में आप लोग क्यों नहीं कह रहे हैं सरकार से कि सरकार छात्रों की बात माने और सीबीआई से जांच कराए, बाकी जो मांगे उनकी मांग करे। भाई वो मांग कर रहे हैं कि रिफॉर्म किया जाए, जो परीक्षा हो रही है उसमें रिफॉर्म किया जाए, उसको रिफॉर्म करने में क्या दिक्कत है आपको? देखिए उनकी मांगे अपनी जगह पर, जो भी मांगे हैं सरकार वहां पर विचार कर रही है और सरकार वहां पर फैसला लेगी जी। हम एक, आप पास समय भी कम है, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूँ सर। मैं महत्वपूर्ण बात ये बोलने जा रहा हूँ, संसद जैसी पावन जगह पर अगर सत्ता पक्ष के मंत्री झूठा बयान देंगे, ये बयान देंगे कि परेड गन नहीं चली, जबकि प्रमाण मौजूद है, मीडिया में भी है और पब्लिक डोमेन में है। ठीक बात, चली इसका स्वीकारोक्ति भी किया है अधिकारियों ने। ये इस पर क्लियरिटी होनी चाहिए। सवाल इस बात का है, नहीं अशोक जी सवाल यही है ना कि इस पर क्लियरिटी तभी होगी ना जब संसद में चर्चा होगी। चर्चा नहीं होगी तो फिर इस पर क्लियरिटी कैसे आएगी? सर जी एक लाइन बोल लूं सर जी, आराम, आपकी आज्ञा हो तो। जी मैं कह रहा हूँ संसद में चर्चा होगी, जब भी चर्चा होगी तो इस पर क्लियरिटी होगी, लेकिन इसकी क्लियरिटी पब्लिक को है ऑलरेडी। पब्लिक जानती है कि चली है, आप झूठ बोल रहे हैं, ये भी पब्लिक जानती है। सारा पब्लिक सर्वोपरि होती है सर, नैरेटिव बनाने का है, पब्लिक सर्वोपरि है। आप भाग करके पब्लिक से बच नहीं पाओगे, आप संसद से बचोगे, संसद का अवसान हो जाएगा, आप चर्चा नहीं करोगे। अधिक से अधिक आपने भी अभी स्वीकार किया था कि सत्ता पक्ष के लोग ही अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं, तख्तियां लेकर निकल रहे हैं। सवाल इस बात का है, ये सब आचरण जो आपका है ये जनता में, पब्लिक डोमेन में जा रहा है, इसको आप रोक नहीं पाएंगे और आपका अवसान हो रहा है। आप नीचे गिर रहे हैं, डिटोरिएट कर रहे हैं,
आप सनातन से भी दोषी हो गए हैं जी। सनातन के दोषी होने की चर्चा गली गली में है, मोहल्ले मोहल्ले में है, हर प्रदेश में है। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं कि दोनों तरफ से नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, चोरी की है। जी जी ठीक है अशोक जी, ठीक है। रमेश जी आपके पास आ रहा हूँ, ये क्या यही मसला है कि दोनों तरफ से नैरेटिव बनाया जा रहा है? सत्ता पक्ष कह रहा है हम चर्चा के लिए तैयार है, दुनिया देख रही है, देश के लोग देख रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि नैरेटिव पूरा बन रहा है, गली गली नीचे तक ये बात जारी है कि चंदा चोरी हुई है और ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो नैरेटिव दोनों तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इतने दिन आप लोग चुप बैठते हो और आखिरी दिन कह देते हो आके, आपके बड़े बड़े नेता आके कह देते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है ये अब बताने की जरूरत नहीं है, ना सत्ता पक्ष को और ना विपक्ष को। ये संदेश हिंदुस्तान के हर घर के किवाड़ खटखटा के दस्तक दे चुका है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अब बात आ जाती है प्रोफेसर वर्मा जी बड़े अच्छे मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं हमारे। आज मुझे उन्होंने कह दिया पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। अरे दुनिया तो छोड़ो, हम तो यहीं रहते हैं, आपके दिल में रहते हैं। लेकिन अभी ये बात ये आई थी कि पैलेट गन वाली बात झूठी है, ये कौन आदमी कह देगा अब झूठी है? ये बात सच हो चुकी है। 2 आरटीआई की जवाब आ चुका है, 2 बड़े हॉस्पिटल से ये बात तथ्यात्मक रूप से कह दी गई है कि ये पैलेट गन चली है। और मुझे लगता है अभी वो वर्मा जी का, जिनके घर में जो जस्टिस वर्मा जी हैं, जिनके घर में गड्डियां नोट मिले थे, अब तक पूरी भाजपा सभी कह रहे थे झूठा झूठा केस है, लेकिन वो कल शाम को वो भी सत्य हो गया है कि उनके ऊपर लगे जितने भी आरोप है सही है। अब आप क्या करोगे? अब बात आ जाती है राहुल गांधी की। यहाँ पक्ष और विपक्ष वाली बात नहीं है। अगर राहुल गांधी ने कहीं पे अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगी है तो जनाब उनको लगा कि उनकी कोई गलती है और गलत बयानबाजी हो गई, तो मुझे लगता है कि झूठ पे अगर कोई एक बयानबाजी गलत करके अगर कोई माफी मांगता तो उसका झूठ के लिए माफी मांग चुके हैं शिवराज सिंह चौहान जी से। जी ठीक है भाई। रमेश जी जल्दी से बता दीजिए कि ये समाधान कैसे निकलेगा समाधान, कि कल का भी समय यूं ही जाया हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि अब 12 घंटे रह गए। 12 घंटे रहने के बाद बिल इतने सारे पड़े हुए हैं, FCR वाला भी बिल आ गया है, और जिसपे मुझे लगता है इस पे ज्यादा रमेश जी तमाम बिल पास कर लिए गए, शोरगुल में ही, शोरगुल के बीच में ही तमाम बिल पास हो गए। हमारे साथ 2 छात्र जुड़े हुए, 28 बिल पास हुए हैं आज, 28 बिल पास हो गए। मेहता जी मैं वही कह रहा था, क्योंकि देखो बिल पास करवाना सरकार के बाएं हाथ का खेल है। आपको पता है भाई, पिछले संसद में पिछले साल जब बिल पास नहीं हो रहे थे, विपक्ष के आधे से ज्यादा को सस्पेंड कर दिया गया था। की बात भी सुन ले जरा सा। विनय मेहता जी आप बता दीजिए, आपके बिजली काट दी गई, आपके जनरेटर हटा दिए गए, खाने की भी दिक्कत हो रही है, बहुत मुश्किल से आप ये धरना दे पा रहे हैं। कब तक चलेगा ये धरना, क्या लगता है आपको? चलिए लाख टके का सवाल ये है जी। चलिए रोशन जी के पास, रोशन जी आप बताइए भाई कि कैसे आप इतनी दिक्कतों के साथ में आप लोग धरना दे रहे हैं, कैसे चलेगा ये धरना और कब तक चलेगा, और आखिर इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? सर हमें सीबीआई जांच चाहिए, बिना सीबीआई जांच के हम उठने वाले नहीं है, चाहे लेकिन उन्होंने कह दिया, कह रहे ना सीबीआई की जांच वो दे नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामला चल रहा है। कहाँ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में प्रदीप जी? सीबीआई जांच के लिए तो मना नहीं कर सकती है। जी अगर किसी चीज में धांधली हुआ है, उनके ही एजेंसी पकड़ रही है, अभय कुमार तिवारी, कोई पाठक जी पकड़ाए हैं मुंबई से, एक शर्मा जी पकड़ाए हैं दिल्ली से, तो जब करप्शन हुआ है तभी तो इनको पकड़ा गया है। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं बोल सकती है कि करप्शन। ठीक है हमारे पास समय कम है, रोशन जी समय कम है। डॉक्टर रत्ना पांडे जी सीधा सवाल आपसे है भाई, आप झारखंड में आप सरकार में शामिल हैं, जो तिवारी पकड़े गए हैं वो लगातार बता रहे हैं कि किन किन परीक्षाओं में धांधली हुई, कितना कितना पैसा लिया गया। आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके बच नहीं सकते, कैसे? आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? बिल्कुल सही बात है, कोई बच भी नहीं रहा है प्रदीप भाई। हमारी कार्यवाही कम से कम सराहनीय तो है। कैसे? अगर आप उसको स्तर बाई स्तर जिस तरीके से बच्चों को लिटा रहे हैं, सराहनीय है, इसको सराहनीय कहेंगे आप? कार्यवाही करी गई है। रत्ना पांडे जी कैसे सराहनीय बताइए? शर्मनाक है। लाठीचार्ज आपने करवाया, बिजली आप काट रही हैं, जनरेटर आप हटा रही हैं, और 120 लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भेज के वहाँ पत्थर चलवाए गए। और राजनाथ सिंह के छोटे छोटे बच्चे, जो बच्चे पत्थर चला देते थे कश्मीर में,
वो अरे आजकल नहीं, राजनाथ इसको जी सराहनीय अपने नहीं साथ कहते, इसको कैरी करते शर्मनाक हैं। कहते हैं। और भर भर के बंगाल से और बिहार से बुला बुला के हर जगह पत्थरबाजी करवाते हैं। इनका आरएसएस नेहा जैसी ठीक है, रत्ना पांडे जी, बात हो गई। आप इस स्तर पे आ जाएंगे। ठीक है रत्ना पांडे जी, आपकी बात हो गई। महल जी, तो आप लोग आपकी इस बात तरह भी हो से गई। जो ठीक है- है, दोनों लोगों की बात हो गई। तो मामला यही है कि दोनों तरफ से नैरेटिव सेट करने की बात की जा रही है, सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से भी, कि जनता देख ले और समझ ले कि क्या हो रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे ये मुद्दे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, और सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हम चर्चा को तैयार हैं, लेकिन वो विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है। उधर बेचारे जो हमारे छात्र हैं, युवा छात्र हैं, जो नौकरी चाहते हैं, वो पिस रहे हैं, धरना के लिए परेशान हैं। उनकी बिजली काटी जा रही है, उनका जनरेटर बंद किया जा रहा है, खाना नहीं मिल रहा है उन्हें, उसके बावजूद भी वो अपनी व्यथा और दर्द लेकर के बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं। आखिर ये संसद से लेकर के सड़क तक जो संग्राम चल रहा है, ये संग्राम कब खत्म होगा और कब चलेगी संसद, इसका समाधान कब निकलेगा, ये देखने की बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुद्दे की बात यही है कि कब निकलेगा समाधान, झारखंड से लेकर के संसद तक चल रहा है संग्राम, कब निकलेगा समाधान, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, और हम फिर और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।